बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म आप लोगों ने सुना है कि प्रिज्म आप लोगों ने लोअर क्लास में देखा था। ठीक है, कि जब भी उसे लाइट पास करते हैं तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट अप कर देता है। जस्ट हमें ऐसा एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है, ठीक है, प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म के बारे में हम क्या कहते हैं कि प्रिज्म एक मीडियम है, ठीक है, या हम कहें एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ठीक है, जो बाउंडेड होता है टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। ठीक है ना, ए प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिव मीडियम that have at least two refracting planes inclined at certain एंगल्स, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर वो इंक्लाइंड होते हैं। डायग्राम से समझते हैं कि प्रिज्म दिखने में कैसा होता है। प्रिज्म दिखने में कुछ ऐसा होता है हमें, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ऐसा प्रिज्म कि एक ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास एक ग्लास होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगुलर शेप ग्लास, ठीक है ना, दैट हैव, देखो 1 2 3, ठीक है ना, 3 तो यहाँ पर क्या है शेप, मतलब कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, 2 यहाँ पर पैरेलल सरफेस हैं, ठीक है ना, दैट हैव that bounded by 5 refracting that have 5 सरफेस लिख लो भाई, ठीक है ना, सरफेस हमारी इजीनेस के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें से जो 3 सरफेसेस है 1 2 3 वो तो इंक्लाइंड है एट सर्टेन एंगल। 3 surfaces are inclined to each other, और 2 यहाँ पर क्या है पैरेलल है, ये वाली सरफेस और इसकी पीछे वाली सरफेस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब किसी भी प्रिज्म को देखकर सामने वाला फ्रंट व्यू लेते हैं, ठीक है ना, तो ये दिखने में कुछ ऐसा हमें मिलता है, ठीक है ना, सामने से देखने पर ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो एंगल होता है, ठीक है ना, ये कहलाता है हमारा प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है इसको? प्रिज्म एंगल। और ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस हमारी कहलाती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जो तीसरी ट्रायंगुलर फेस बच गया ये हमारा कहलाता है एज ए बेस। ठीक है, किसी भी प्रिज्म की 3 यहाँ पर लेटरल सरफेसेस होंगी, ठीक है ना, ठीक है, लेटरल सरफेसेस हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे प्लेन है, और तीनों की तीनों लेटरल सरफेसेस एक दूसरे के कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर होंगी। उनमें से 2 सरफेस ट्रीट करेगी एज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि लाइट उन दोनों से रिफ्रैक्ट होगी, एक से एंटर करेगी तो दूसरे से बाहर निकलेगी, इसलिए उसको बोल दिया हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप लोगों को अभी समझ में आएगा कि इन दोनों को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला क्यों। और तीसरी सरफेस ऐसे बेस की तरह काम करेगी क्योंकि इसको हम लोगों ने किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखना भी तो है, ठीक है। अब जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोगों ने ली उसके बीच का जो एंगल
कहलाता है, वो कहलाता है प्रिज्म एंगल। क्या कहलाता है हमारा? प्रिज्म एंगल। क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। अब लाइट इसके ऊपर जब इंसिडेंट होगी तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव थोड़ा सा बड़ा। आप लोगों को समझ में आया है इसलिए हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एंगल हो गया ए, ये हमारा काम कर रहा है एज बेस की तरह, ये काम कर रहा है एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये भी हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में हमारा प्रिज्म हो गया, यानी कि ये कहलाया हमारा प्रिज्म एंगल। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक लाइट आ रही है बच्चों। ठीक है, ये हमारी लाइट होगी, मान लेते P और Q। ठीक है, इसको हमने बोला इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी। ठीक है ना, और ये एंगल कितना कहलाएगा? I। क्लियर है? लाइट कहाँ जा रही है? रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है ना, किधर बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, यानी कि लाइट हमारी बैंड हो गई इस तरफ। फंडा क्लियर हुआ? यानी कि इसका जब ओरिजिनल पाथ देखते हैं तो ओरिजिनल पाथ तो हम लोगों को ये नजर आता है। ठीक है ना, ओरिजिनल पाथ, और ये उसका नया पाथ हो गया, और ये नई रे हमारा एंगल कितना बनाती है? नॉर्मल के साथ आर बनाती है। ठीक है, तो ये हमें मिला एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1, और ये कितना होगा? आई माइनस आर के इक्वल होगा, आई माइनस आर के इक्वल हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे कि ये जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये ट्रेवल करती है इस ग्लास के अंदर और पहुंचती है दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये पी क्यू यहाँ पे बोल देते हैं कि ये पॉइंट हमारा आर हो गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, से यहाँ पे एंगल कितना बनाया उसने? आर डैश बनाया। ठीक है, अब लाइट हमारी कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है, वापस से एयर में आ जाएगी, तो कहाँ बैंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि लाइट हमारी इधर चलेगी, तो ये हमारी होगी इमर्जेंट रे। ठीक है, और नॉर्मल के साथ वो एंगल कितना बनाएगी? ई। क्लियर है बच्चों? बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें क्या देखने को मिलेगा? एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा कि ये लाइट थी, ये लाइट फिर डेविएट होगी, और वो कितना होगा? ई माइनस आर डैश। क्लियर है? यानी कि हम देखते हैं कि जो प्रिज्म के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही थी तो इसका ओरिजिनल पाथ ये था और फाइनल पाथ ये है। यानी कि अब हम लोग देखें ना, इसका जो टोटल डेविएशन जो हमें मिला वो ये मिला, टोटल डेविएशन इन लाइट, दैट इज डेल्टा। और ये जो डेल्टा है वो डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? टोटल डेविएशन जो हमें मिलेगा वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2। क्लियर है? बात समझ में आई? ये हमें क्या मिल रहा है? टोटल डेविएशन। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे फिगर को सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई हम लोग जो करते हैं, ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ
आफ्टर डेरिवेशन तो हमें रिलेशन मिलता है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये E क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, इमर्जेंस E, एंगल ऑफ प्रिज्म A एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है। और वो रिलेशन कैसा होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस का ए, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन हम लोगों को प्रिज्म के केस के अंदर मिलता है, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग इस पे जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, ठीक है भाई। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। कह रहा है कि जो ग्लास है कि रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन ब्लू, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ लॉन्गर देन द ब्लू, ठीक है। देखो हम लोगों को ये एडमिट करना है कि भाई जब लाइट हमारी किसी मटेरियल मीडियम में चलती है तो उसका जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कलर के ऊपर, ठीक है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स कलर, ठीक है ना, कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या हम कहें वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, सीधा सीधा बोले, या फिर हम लोग दैट इज वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है। वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लैम्बडा ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा, लैम्बडा कम होगा तो म्यू ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वहाँ स्पीड क्या होती है, कम होती है, और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी, ठीक है ना। ये एरो नीचे की तरफ, इसमें एरो ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो आप लोग ये एडमिट करना सीखो कि भाई जो ब्लू लाइट होती है उसके लिए म्यू ज़्यादा होता है, तो इसकी जो स्पीड होगी बच्चों वो कम होता है। रेड लाइट के लिए म्यू कम होता है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। म्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ कम है, ठीक है ना। किसके लिए, ब्लू लाइट के लिए वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, क्लियर है। रेड लाइट है इसके लिए लैम्बडा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो म्यू उसके लिए कम होगा तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है भाई, बात समझ में आई। अगर बात करें लैम्बडा ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, लैम्बडा कम तो स्पीड भी कम, ठीक है ना। तो रेड कलर का लैम्बडा ज़्यादा होता है और ब्लू कलर का लैम्बडा कम होता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टेटमेंट 1 बोलता है कि इन ग्लास रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन द ब्लू लाइट, ठीक है ना, रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन द ब्लू लाइट, भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है और इसका वेवलेंथ
ज़्यादा है, सॉरी इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका कम है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा स्पीड ज़्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम स्पीड भी कम। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही। कह रहा रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ लॉन्गर देन द ब्लू लाइट। हाँ बिल्कुल सही है, वेवलेंथ रेड लाइट की ज़्यादा है, ब्लू लाइट की कम है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, करेक्ट होगी। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है भाई, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इमर्जेस आउट ऑफ ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन वैलिडेट करेगा। तो हमने देखा कि डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वाला रिलेशन हम लोग को कहाँ मिल रहा है। अब ये देखो माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो ये प्लस का तो इधर ले जाएंगे। तो देखो एंगल ए प्लस में एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस में एंगल ई। ऐसा कोई रिलेशन है कि ए और डेल्टा एक तरफ हो और आई और ई एक तरफ हो। आई डेल्टा नहीं हो सकता क्योंकि दो आई और ई एक तरफ होना चाहिए। आई और ए ये भी नहीं हो सकता। आई और ई ये एक तरफ है, ए और डेल्टा एक तरफ है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर बन गया। ठीक है। अब कहता है कि इफ फॉर ए गिवन प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द एंगल ऑफ डेविएशन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जब एक प्रिज्म है, प्रिज्म से जब लाइट पास कराते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है उसके अंदर, ये एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इसके लिए जब ग्राफ बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, तो हमें ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, पहले तो ये डिक्रीज होगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर ये इंक्रीज होगा। ठीक है ना। एक पॉइंट के ऊपर ये हमें क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ये आई। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब पहली बारी में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं फिर ये इंक्रीज होगा। ठीक है ना। एट फर्स्ट द एंगल ऑफ डेविएशन, मैं लिखता हूं एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस एज angle of incident increases, and after that attaining a minimum value, after attaining a minimum value the angle of deviation further increases as with the angle of incidence। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, पहले ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज, यहाँ पर ये डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ये इंक्रीज। ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़े।
एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग समझते हैं। कहता है कि ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है बच्चों। कह रहे हैं कि एक रे इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म एट एंगल 50 डिग्री, यानी कि लाइट रे प्रिज्म सरफेस के साथ एंगल कितना बनाती है, 50 डिग्री का बनाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो चुका होगा, 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल आई हो गया, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। लाइट रिफ्रैक्ट हुई, दूसरे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया और ये बाहर निकल गई, ठीक है। एंड द रे डाइवर्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, यानी कि अगर इसके जो ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ में देखें वो एंगल कितना बता रखा है, 42 डिग्री। क्या हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस में एंगल ई माइनस एंगल ए। डेल्टा दे रखा है 42 डिग्री, आई दे रखा है 40 डिग्री, ई निकालना है, माइनस का ए कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 42 डिग्री 42 ये इधर चला गया, माइनस का 40 प्लस का 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई। तो एंगल ई माइनस का है बच्चों, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 62 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस जो मिलेगा वो 62 डिग्री मिलेगा। लेकिन स्टेटमेंट में पूछ रहा है, देखो फाइंड द एंगल विच द इमरजेंट रे विल मेक विद द सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि उसने ये एंगल पूछ रखा है कि ये ई डैश कितना होगा। हमें पता है कि ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। टोटल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये कितना निकाल दिया हम लोगों ने, 62 डिग्री। ये कितना बच जाएगा, 28 डिग्री। यानी कि ई डैश की बात करें तो 90 माइनस 62 लिख सकते हैं। ई डैश यहाँ पर आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हुई, समझ में आया। आप लोग फिर से इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि बच्चों ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनेगा, 62 डिग्री। यही तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस था। लेकिन उसने ये पूछा है कि भाई ये बताओ ये कितना होगा। अब टोटल कितना होता है, 90 होता है, 90 में से 62 घटा दिया तो कितना बच गया, 28 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल बच गया, ठीक है बच्चों। आप लोग स्टेटमेंट को नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप लोग बताइएगा, हम लोग इसको फिर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।